आज बात करते हैं एक ऐसे किसान की जिसने अपनी सादगी और हिम्मत से देश की सियासत को सचमुच हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह टिकैत की। तो बात है साल 1993 की। एक सवाल, एक ऐसा सवाल जिसे उस वक्त देश के प्रधानमंत्री से पूछने की हिम्मत, सच कहूं तो किसी में नहीं थी। एक सवाल जो सीधा सीधा सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारे पर चोट कर रहा था। देखिए, उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पर हर्षद मेहता से 1 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगा था। मतलब देश की राजनीति में एक भूचाल सा आया हुआ था। पर प्रधानमंत्री से सीधे सीधे ये पूछने वाला कोई नहीं था। तो फिर ये सवाल किया किसने? क्या कोई बड़ा नेता था या कोई बहुत बड़ा उद्योगपति? आखिर कौन था वो जिसने प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डालकर ये पूछने की हिम्मत की? ये सवाल पूछा था एक बिल्कुल साधारण से दिखने वाले किसान ने, जिनकी तनी हुई पीठ और बुलंद आवाज ने प्रधानमंत्री को भी एक पल के लिए सकते में डाल दिया था। उनका नाम था महेंद्र सिंह टिकैत। और बस यहीं से उनकी बेखौफ शख्सियत की एक झलक पूरी दुनिया को मिल गई थी। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं, टिकैत के शुरुआती जीवन को देखते हैं और समझते हैं कि आखिर कैसे एक आम किसान इतनी बड़ी ताकत बन गया। टिकैत का जन्म हुआ था 1935 में उत्तर प्रदेश के सिसौली गांव में, और महज 8 साल की उम्र में। सोचिए, सिर्फ 8 साल की उम्र में जब उनके पिता का निधन हो गया तो उन्हें बालियान खाप का चौधरी बना दिया गया। इतनी छोटी उम्र में हजारों किसानों की जिम्मेदारी। इसी अनुभव ने उन्हें 1986 में भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू की नींव रखने के लिए तैयार किया। अच्छा, ये खाप होती क्या है? ये असल में सदियों पुरानी सामाजिक पंचायतें हैं जो गांवों में न्याय व्यवस्था का काम देखती हैं। टिकैत की शुरुआती ताकत, उनकी ये चौधराहट इसी खाप से आई थी। हाँ, ये बात और है कि इनमें न्याय भले ही जल्दी मिलता हो, पर ये पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं होती। इनमें महिलाओं या दूसरी जातियों की कोई खास भूमिका नहीं होती है। और टिकैत की ताकत का अंदाजा लगाना हो तो इस नंबर से लगाइए। ऐसा माना जाता था कि महेंद्र सिंह टिकैत के सिर्फ एक इशारे पर करीब करीब 3.25 करोड़ वोट पड़ सकते थे। और यही वो वजह थी कि बड़े बड़े राजनेता उनसे डरते भी थे और उनका साथ भी चाहते थे। वो सही मायनों में एक किंग मेकर थे। अब बात करते हैं उनके संघर्ष के सबसे अहम दौर की। एक ऐसा दौर जहां गांव के सीधे साधे हुक्के ने दिल्ली की हुकूमत को सीधी चुनौती दे दी थी। उनकी लड़ाई की शुरुआत हुई 1987 में शामली से। बिजली की बढ़ी दरों के खिलाफ एक छोटा सा प्रदर्शन था, लेकिन ये छोटी सी चिंगारी जल्द ही आग बन गई। 1 साल के अंदर 1988 में मेरठ में 25 दिनों तक घेराबंदी चली, और फिर उसी साल अक्टूबर में लाखों किसान देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गए। इस तस्वीर में सबसे खास बात है टिकैत का अंदाज। वो कोई बड़े बड़े नेताओं की तरह लंबे चौड़े भाषण नहीं देते थे। वो तो बस एक खाट पर बैठकर अपना हुक्का गुड़गुड़ाते रहते। और शायद यही सादगी थी जो किसानों को सीधा उनसे जोड़ती थी। उनका हुक्का सिर्फ एक हुक्का नहीं था, वो एकता और भाईचारे का प्रतीक बन गया था। अब देखिए, किसानों की मांगें कितनी सीधी सादी थीं। कर्ज माफ हो, फसलों के सही दाम मिले। लेकिन सरकार का जवाब बिल्कुल उल्टा। दिल्ली में किसानों का पानी, खाना सब बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि उनके मवेशियों को भगाने के लिए तेज रॉक म्यूजिक तक बजाया गया। ये तरीकों का फर्क ही उस समय की सरकार और किसानों के बीच की गहरी खाई को साफ साफ दिखाता है। और दिल्ली पहुंचकर टिकैत ने एक नारा दिया जो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, सुनो इंडिया वालों, भारत दिल्ली आ गया है। इस एक लाइन में उन्होंने गांव वाले भारत और शहर वाले इंडिया के बीच का जो फर्क था, जो संघर्ष था, सब कुछ बयां कर दिया था। अब आते हैं टिकैत की ताकत के शिखर पर और देखते हैं कि उन्हें किन जटिल राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। टिकैत सिर्फ किसानों के आर्थिक हकों के लिए ही नहीं लड़े, वो एक समाज सुधारक भी थे। उनका ये नारा, दुल्हन ही दहेज है, इतना असरदार हुआ कि कई गांवों ने एक झटके में दहेज की प्रथा को ही छोड़ दिया। और फिर 1989 में जब नईमा नाम की एक मुस्लिम लड़की का अपहरण हुआ तो टिकैत ने 39 दिनों तक आंदोलन किया। इस आंदोलन ने हिंदू और मुस्लिम किसानों को एक साथ ला खड़ा किया और ये साबित कर दिया कि टिकैत की लड़ाई सिर्फ फसल के दाम की नहीं, बल्कि समाज के हर इंसान के इंसाफ की लड़ाई थी। लेकिन अपनी ताकत के शिखर पर पहुंचकर टिकैत से कुछ राजनीतिक भूल भी हुई।
उन्होंने अपनी गैर राजनीतिक छवि को छोड़कर पहले जनता दल और फिर उस समय उभर रही बीजेपी का समर्थन किया। शायद उन्हें लगा कि राजनीतिक दलों के साथ मिलकर किसानों का ज्यादा भला हो सकता है, पर इस फैसले ने उनके आंदोलन को कहीं न कहीं कमजोर कर दिया। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उनके मुस्लिम समर्थक भी उनसे दूर होते चले गए और धीरे धीरे उनका वो किंग मेकर वाला जादू फीका पड़ने लगा। चलिए अब टिकैत के आखिरी सालों और उनके विचारों के उस स्थायी प्रभाव पर एक नज़र डालते हैं जो आज भी जिंदा है। साल 2008 में उस वक्त की मुख्यमंत्री मायावती पर एक जातिवादी टिप्पणी के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। कहते हैं इस घटना ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। उन्होंने माफी तो मांगी, लेकिन इसके बाद लगभग सार्वजनिक जीवन से खुद को अलग कर लिया। और फिर 15 मई 2011 को हड्डी के कैंसर से एक लंबी लड़ाई के बाद महेंद्र सिंह टिकैत ने अपने गांव सिसौली में ही आखिरी सांस ली। तो सवाल ये उठता है कि क्या उस किसान नेता के जाने के साथ ही किसानों की वो ताकत भी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब हमें मिला 2021 के किसान आंदोलन में, जब उनके बेटे राकेश टिकैत टीवी पर भावुक हो गए तो उनकी एक आवाज पर हजारों किसान रातों रात हरी पगड़ी पहनकर दिल्ली बॉर्डर पहुंच गए। ये महेंद्र सिंह टिकैत की विरासत का ही असर था। और ये एक बहुत जरूरी बात साबित करता है, एक नेता शायद दुनिया से चला जाए, लेकिन उनका विचार, एकजुट गैर राजनीतिक और मजबूत किसान आंदोलन का विचार हमेशा जिंदा रहता है और सही वक्त आने पर वो विचार फिर से जी उठता है।